नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और सिलेबस को देखकर आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस जो है वो कवर कैसे होगा। तो मैं इसके लिए आपको बस एक ही चीज कहूंगी कि जब आप समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं, आपने एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में सोच ही लिया है, रणनीति आपने बना ही ली है, तो अब आपको समुद्र में आने वाले तूफानों से डरना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इतने बड़े सिलेबस से इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपके साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे तो रुचि धर्मन पाठशाला परिवार आपके साथ में है, आपके और भी टीचर, और सारे टीचर्स इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके नए सिलेबस को जितने जल्दी अपडेट करना हो, डिकोड करना हो, नए नोट्स प्रोवाइड करना हो, सारे लोग अपनी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो आप बच्चों से बस मैं यही कहूँगी कि धैर्य रखें, सही रणनीति बनाएं, सटीक रणनीति बनाएं और लग जाएं अपनी कश्ती को पार कराने में। जी हाँ, जब तक बच्चे समझेंगे कि कैसे हम मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, रणनीति बनाएंगे, जब तक वो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मुझे लगता है तब तक आप अपने मेंटोर का सिलेक्शन करके खुद का भी सिलेक्शन ले चुके होंगे। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि जो सिलेबस अपडेशन है वो जब तक एमपीपीएससी एक पूरा मेंस नहीं ले लेती, जब तक एक बेंचमार्क नहीं पता चल जाता कि कैसे प्रश्न आएंगे, तब तक चलता रहेगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में, जैसे कि आप सभी को पता है कि रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर, आपको यहाँ पर रुचि धर्मन पाठशाला के पेपर 5 और पेपर 6 का जो है पूरा कोर्स अवेलेबल है। चाहे पेपर 5 सेपरेट आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे पेपर 6 या पेपर 5 और 6 पूरा कंबाइंड। और आप सभी जानते हैं कि इस कोर्स में बहुत सारे नए चीज़ों को एमपीपीएससी ने जोड़ा है और कुछ चीज़ों को, जैसे अलंकार को, हटा दिया है। तो आज हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर होगा वो यही होगा कि हमारा सिलेबस वास्तव में है क्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दुनिया को कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, मैं बार बार एक ही बात पर जोर देती हूं कि सबसे पहले आपको जो कमांड करनी है वो ये करनी है कि भैया सिलेबस क्या है। मैं आपको पूरा सिलेबस समझा चुकी हूं बेटा। मैं आपको अब इस पहले लेक्चर में सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारा सिलेबस क्या है। एमपीपीएससी आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा। जैसे पुराना सिलेबस था, अगर आपने देखा होगा, पहले से प्री डिसाइड था कि हम पहले क्वेश्चन में आपसे इतनी चीजें पूछेंगे। सेम वैसे ही अभी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने और अच्छे से पूरे सिलेबस को प्री डिसाइड करके रखा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखें कैसे। आपके सामने सिलेबस की कॉपी ओपन होना चाहिए। ईमानदारी के साथ में ये पहला वीडियो लेक्चर आपका सिलेबस का ही डिस्कशन होगा। सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपसे पूछूंगी कि सिलेबस आपको उंगलियों में रटा है कि नहीं, और लास्ट में सिलेबस समझाने के बाद मैं पूछूंगी, अच्छा बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा प्रश्न आएगा, 3 में कौन सा प्रश्न आएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, सेम वैसे ही पता होना चाहिए जैसे हमने ओल्ड सिलेबस में अपने सिलेबस को उंगलियों पर याद रखा था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे वो भी बताऊंगी, उस क्वेश्चन में कितने अथवा रहेंगे, कैसे प्रश्न बनेगा यही समझेंगे, और ब्रीफली हम अपने सिलेबस को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली एक के बाद एक हम अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमको सिलेबस में दिया क्या है, इस पूरी चीज को अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया हमारे पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम तो नहीं बदल दिया इसने कहीं। सबसे पहले बता दूं, ये जो हिंदी का पेपर है वो प्रश्न पत्र क्रमांक 5 में, मतलब पांचवें दिन होगा बेटा। इसका नाम क्या है तो बोलना मैडम कैसी बात कर रहे हो, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण हमको पता है। इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पेपर का नाम है सामान्य हिंदी। आपसे हिंदी साहित्य या विशिष्ट हिंदी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वो सामान्य जनरल हिंदी, और उसके साथ में कुछ व्याकरण के पोर्शन पूछेगा जो आपको दिए गए हैं। दूसरी बात, आपको जो पूरा प्रश्न होगा
ये 200 अंकों का होगा। इस 200 नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कितने घंटे का समय दिया जाएगा ये याद रखिएगा। तो आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। जी हाँ, अब यहाँ पर इसने नहीं दिया है। आप अगर इसकी पहली स्लाइड पढ़ेंगे अपने सिलेबस की, तब आपको पता चलेगा कि 2 घंटे का समय मिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एमपीपीएससी पहले इसी पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय देता था। अब एमपीपीएससी पेपर 5 को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दे रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं आपको पहले बोलती थी कि 2 घंटे हैं और 1 घंटे अपन को 3 घंटे हैं, 1 घंटे अपन को सोना नहीं है। आयोग ने सुन ली बात। वो बोलते हैं कि यार 2 घंटे में ये पेपर करके बैठ जाते हैं, इससे अच्छा इनको 2 घंटे ही दो ना, और पेपर 6 में वो काम क्या कर दो, बढ़ा दो, इनका 2.5 घंटे कर दो। तो पेपर 6 की बात हम पेपर 6 में ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 घंटे 200 अंक हो गए हैं। मतलब आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली पेपर सॉल्व करना होगा अगर अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि अब आपको टाइम कम पड़ सकता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे प्रश्न बना सकता है। ये सारी बातें हम बैक टू बैक टॉपिक वाइज करते जाएंगे। और आज से हमारा जो है एक के बाद एक जो है आपका 28 फरवरी तक में पूरा हिंदी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। बोलता है कि इस प्रश्न पत्र का स्तर जो है स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने की क्षमता, आपको हिंदी पढ़ते आती है कि नहीं, समझते आती है कि नहीं, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता, आपको हिंदी लिखते आती है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। और हम रोते हैं कि यार हमारे अशुद्धि के नंबर क्यों कटते हैं, इसीलिए कटते हैं क्योंकि आपको ये लेखन की क्षमता भी देख रहा है कि आपको लिखते आता है कि नहीं, ये भी जानना है उसको। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में स्पष्ट एवं सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अब आपको हिंदी में कहां पर स्पष्ट विचार व्यक्त करने मिलेंगे, तो अपठित गद्यांश, पल्लवन, संक्षेपण में। तो अब यहां पर देखेंगे कि क्या इनमें भी कुछ चेंजेस कर दिया, ऐसा तो नहीं कि संक्षेपण हटा दिया है। अब क्या कैसी चीजें होंगी वो यहां पर आपको पता चलेगी। ठीक है, तो आपको इसीलिए हिंदी के पेपर में राइटिंग अच्छी होने के नंबर मिलते हैं, राइटिंग खराब होने के नंबर कटते हैं। इसीलिए आपको हिंदी के पेपर में विशेषकर ध्यान देना होता है कि आप कितनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी लेखन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर आप अशुद्ध हिंदी लिखेंगे तो इनके पास राइट्स हैं कि ये आपके नंबर काटेंगे। इनने साफ साफ बता दिया है। अब ये देखते हैं कि एमपीपीएससी हमसे प्रश्न पूछेगा कैसे। तो जैसे आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के पहले पेपर में प्री डिफाइन था, सेम वैसे एक बार और बता दूं, प्री डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 में एमपीपीएससी हमसे ये कहती है कि हम आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछेंगे जो निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत होंगे। लघुत्तरी प्रश्न मतलब 3 मार्कर पूछेगा और जो नीचे जितना सिलेबस दिया है उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। 3 नंबर में पूछ सकता है रस किसे कहते हैं, रस के कितने प्रकार हैं, दोहा किसे कहते हैं, सोरठा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, दोहा और चौपाई में अंतर, दोहा और सोरठा में अंतर, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी मात्रा होती है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि रस में भी शांत रस किसे कहते हैं, इस कवि ने किस रस को माना है, रसों की संख्या कितनी है। ठीक है, या फिर इनके स्थायी भाव को पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। हालांकि अभी ये इतने डीप नहीं जाएगा, लेकिन प्रश्न ऐसे आ सकता है। या प्रश्न आएगा प्रशासनिक शब्दावली किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्दार्थ क्या होते हैं। या फिर प्रश्न पूछ सकता है मालवी बोली मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, किस बोली के अंतर्गत आने वाली या किसका अपभ्रंश है। ठीक है, या फिर बघेली बोली, बुंदेली बोली, तो ये सब इनके क्षेत्र, इनकी पत्र पत्रिकाएं, बुंदेली से बोली से रिलेटेड सारे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। ये सारे बैक टू बैक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रश्न बनेंगे। अभी मैं बता रही हूं कि पहले से लेकर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हिंदी के पेपर में आने वाले हैं और किस
इस क्वेश्चन के अंदर कितने सब टॉपिक होंगे, क्या हमको अथवा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो खैर आयोग ही बताएगा, लेकिन एक मेरा अंदाजा कहता है कि आपका प्रश्न इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1 लघुत्तरी प्रश्न का कोई सब क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, लिखते जाती हूँ। कैसे लिखते जाती हूँ? जैसे सपोज करो आपको पहला प्रश्न पूछेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पूछेगा लघुत्तरी प्रश्न का, लिखते जाओ, मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठो, वीडियो पॉज करो और वीडियो को रोक कर अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठो ईमानदारी के साथ में, अगर सिलेबस को डिकोड करना चाहते हो तो। कितने प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 में? 25। हर एक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का। टोटल कितने अंक मिलेंगे अगर पूरे प्रश्न सही करते हो? तो 75 में से 75। मैडम क्या इतने अंक लाए जा सकते हैं? 100% 75 में से 75 अंक, जो मैं पहले कहती थी अभी भी यही कहूंगी, लाए जा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव पोर्शन है पेपर नंबर 5 का। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाला पोर्शन है पेपर नंबर 5 का, और मोस्ट चैलेंजिंग पोर्शन है, और इसकी आंसर राइटिंग में हमेशा से कराते आ रही हूं, तो आगे भी करवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछेंगे उसको समझते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपसे रस और छंद पूछेंगे। अपडेट करो भैया, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो नया जुड़ा है। इसकी जगह पहले अलंकार आता था, तो अलंकार आउट, रस और छंद इन। बात समझ में? अलंकार का रोल खत्म। अब अलंकार की जगह रस और छंद आएंगे। अलंकार के अंदर भी पहले वो 2 क्वेश्चन पूछते थे, अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 में वो 2 ही प्रश्न पूछेंगे। 2.1 जो होगा वो रस का होगा और 2.2 जो होगा वो छंद का होगा। 2.1 जो रस का होगा उसमें आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2.2 जो होगा वो छंद का होगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। पूरे अंक सही करने पर 10 अंक पाओगे। फिर से रिपीट करूं, क्या बोला मैंने? 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, ऐसा कर लेते हैं, है ना, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो काय का होगा? रस और छंद का होगा। तो जो 2.1 होगा, 2.1 रस का होगा, ठीक है, और 2.2 जो होगा, 2.2 जो होगा वो छंद का होगा। छंद में भी स्पेसिफाई किया कि हम केवल आपसे 3 पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। कौन कौन सा? दोहा, सोरठा और चौपाई। लेकिन रस में रस के अंग और प्रकार सब पूछेंगे। कौन सा रस है, कितने रस, कौन से साहित्यकार ने या यहाँ पर आचार्य ने बोले, किसने कौन से रस को रसों के प्रकार में शामिल करा, किसने रसों की संख्या 8 बोली, 9 बोली, किसी ने 10 तो नहीं बोली। रस सिद्धांत क्या है, रस की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी परिभाषाएं सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना। कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, या फिर अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन छंद में बोलते हैं कि हम आपसे केवल 3 चीज पूछेंगे, दोहा, सोरठा और चौपाई। अगर इसको और भी वही चीज पूछना होता, जैसे अलंकार में मैंने आपको बोला था 3 स्पेसिफाई करके दिए, यहाँ पर छंद में इसने स्पेसिफाई करके दिया है। मतलब बिल्कुल ये यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि छप्पय क्या होता है, उल्लाला क्या होता है, गीतिका क्या होती है, हरे गीतिका क्या होती है, नहीं पूछेगा। आपसे केवल 3 स्पेसिफाई करा है, दोहा, सोरठा और चौपाई, तो उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। समझ में आया? अब प्रश्न कैसे बनेंगे इसके लिए आगे और वीडियो आएंगे, और हर टॉपिक को जब पढ़ाऊंगी तो हर टॉपिक के अंदर प्रश्न दूंगी। भगवान ने चाहा तो जैसे पहले प्रश्न बन जाते थे वैसे आगे भी बन जाएंगे। खैर MPPSC है, वो तो वो ही करेगा। तो 2.1 और 2.2 2 प्रश्न मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका काय का होगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला
3.1 में आपसे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा। हर एक लाइन में आपको अनुवाद करना होगा, मतलब एक लाइन लिखी होगी, वही पुराना पैटर्न, गद्यांश नहीं आएगा। एक लाइन का अनुवाद अगर आप करते हो तो 3 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे। हम आपसे कितने अनुवाद पूछेंगे? 5। तो 5 दिया, 15 अंकों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है। अब इक्वल वेटेज है अनुवाद का। पहले वो 15 और 20 में बांटता था, 35 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी को। अब 3-3 नंबरों में बांटा है। 5-5 प्रश्न पूछेंगे, चाहे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हो। ठीक है। 3.2 जो होगा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का होगा, जिसमें भी सेम हम आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे। हर एक प्रश्न के सही जवाब पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल 30 नंबर का आपका क्या है? अनुवाद है। टोटल कितने नंबर का? 30 नंबर का अनुवाद है। 3.3 प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियों का वेटेज बढ़ गया। तो अभी भी YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के लगभग 1000 शब्द मैंने देकर रखे हैं। लगातार 2 से 3 मेंस से उसी प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली से शब्द बैठ रहे हैं। आगे भी मुझे लगता है उसी से शब्द बैठेंगे, लेकिन इस बार आपसे अब 10 शब्द पूछेगा, तो मैं भी नंबर ऑफ शब्द जो है बढ़ा दूंगी। अब 10 बढ़ेंगे। पहले 3 आते थे तो उसके लिए उतने दिए, अब 10 पूछेगा तो मैं और शब्द उसमें इंक्लूड करूंगी। प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली के इसने पोर्शन को बढ़ा दिया है, और बढ़ाना भी सही है क्योंकि अनुवाद में वो काम आएगा। तो वो कहीं ना कहीं अनुवाद का ही पोर्शन था जो मैं आपको अनुवाद में पढ़ाती थी, अब उसने मर्ज कर दिया। तो 3.3 विल बी योर प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली। बात समझ में आई? कितने प्रश्न? तो जब आप एक शब्द का हिंदी से अंग्रेजी उत्तर दोगे, हम 5 शब्द पूछेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपसे पूछा तदर्थ। अगर आपने तदर्थ का अंग्रेजी एडॉक सही लिख दिया तो आप 1 नंबर पा जाएंगे। ऐसे करके हम आपको 5 हिंदी के शब्द पूछेंगे बोला, और आपको उसके अंग्रेजी जवाब देना होगा। तो हर एक जवाब पर आपको 1 अंक मिलेगा, मतलब 5 into 1, 5 नंबर इसके हो गए। अंग्रेजी से हिंदी शब्द पूछेंगे, 5 शब्द पूछेंगे। अगर आप एक शब्द को सही करते हो, जैसे आपको बोला डेपुटेशन, आपने उसका हिंदी लिख दिया प्रतिनियुक्ति, आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इसके भी हम पूछेंगे 5 प्रश्न, 5 शब्द पूछेंगे। ठीक है। 3.3 इस प्रकार फिर से डिकोड करो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 3 प्रश्न आएंगे। कौन कौन से? रिपीट करना है मेरे साथ। 3.1, ठीक है, रस और छंद को भी कर देना यहाँ पर। 5 into 1, 5 into 1 इक्वल टू, दोनों को कर देते हैं मिलाकर 10, 5-5 नंबर का, है ना, और अच्छा हो जाएगा। अगला 3.1 आपका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आएगा। 5 प्रश्न पूछेंगे, हर एक सेंटेंस के 3 नंबर मिलेंगे, 15 नंबर का ये आएगा। 3.2 जो होगा वो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद होगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन विल बी आस्किंग देयर। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूछेंगे। तो 5 into 3 यहाँ पर भी आपका कितना हुआ? 15 अंकों का हुआ, इक्वल। 3.3 जो होगा आपका, 3.3 जो रहेगा उसमें ये प्रशासनिक मानक शब्दावली पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रशासनिक शब्द पूछेंगे। प्रशासनिक शब्द यहाँ पर पूछेंगे। अब प्रशासनिक शब्द के अंदर भी 2 प्रश्न होंगे। जब आप हिंदी से इंग्लिश शब्द पूछोगे तो 5 शब्द पूछेंगे, हर एक के 1-1 नंबर मिलेंगे, तो 5 अंकों का ये हुआ। ठीक है। सेम वैसे ही इंग्लिश से हिंदी शब्द 5 शब्द पूछे जाएंगे, हर एक शब्द के सही करने पर 1 अंक मिलेंगे, टोटल 5। यहां से यहां तक सब में फुल आउट ऑफ फुल नंबर ले सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल। अब हिंदी में नंबर और बढ़ेंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो ये काय का है,
आ जाओ सिलेबस पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हम इसके अंदर भी 4.1 और 4.2 पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? केवल 2 टॉपिक, संधि और समास, केवल 2। पहले विराम चिन्ह इसके साथ इंक्लूड था, अब हटा दिया। संधि और समास पूछेंगे। हर एक प्रश्न पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे और 2 टॉपिक संधि और समास के हम 5 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, संधि और समास के 5 प्रश्न, हर प्रश्न अब इस बारी 2 अंकों का आ रहा है। और 4.2 में अकेले मुहावरे और कहावतें पूछेंगे, 5 मुहावरे और 5 कहावतें। अब मुझे लगता है ये अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी करवाएगा, क्योंकि 2 नंबर का वेटेज है। और अर्थ पूछ लिया पुराने जैसे तो और बल्ले बल्ले, लेकिन वाक्य में प्रयोग मुझे लग रहा है कि करवा लेगा, और नहीं करवाया तो अच्छी बात। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 अंक इसके दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 4.1 है, क्वेश्चन 4 में भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। 4.1 में आपको, मेरे को लगता है आपको ऐसे 4.1 करके देगा, संधि और समास। कितने प्रश्न पूछेगा? 5। हर प्रश्न कितने अंकों का? 2। तो अकेला संधि और समास केवल 2 टॉपिक 10 नंबर तैयार करेगा। वेटेज संधि और समास का फिर बढ़ गया। मुहावरे और कहावतें जो हैं, मुहावरा व कहावत, ये भी आपसे 5 पूछी जाएंगी। हर एक का सही अर्थ निकलने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, मतलब 2 अंक मिलेंगे, तो टोटल आपको 10 नंबर का ये पूछेगा। तो 3 टॉपिक 20 नंबर, बहुत बड़ी लीड। क्या यहाँ पर भी फुल आउट ऑफ फुल लिए जा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो पूरा पोर्शन है उसमें आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर ले सकते हो, बहुत बड़ी लीड है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 काय का होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली का, प्रत्येक 2 अंक का और 20 नंबर का। अब देखो, इतना सारा पढ़ोगे तब जाकर मिलेंगे 20, 3 टॉपिक पढ़ोगे तब जाकर भी मिलेंगे 20। तो कान इधर से चालू करूं या इधर से पकड़ना चालू करूं? तो भैया आप सीधे सीधे रास्ते पे जाओ, ये 3 टॉपिक मजबूत करो। इतने सारे टॉपिक मजबूत करने पे 20 नंबर मिलेंगे, लेकिन याद रखना ये टॉपिक मजबूत करना, क्योंकि उधर 75 नंबर का खेल है। खेल अभी स्ट्रेटजी तो और आगे वो मैं बताऊंगी। अभी डिकोड करते हैं। प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली के अंतर्गत सबसे पहले विराम चिन्ह पूछेंगे, बोलता है वो 2 नंबर का। शब्द शक्तियां पूछेंगे, मैं पहले भी पढ़ाती थी। इसके अंतर्गत क्या आएगा? विराम चिन्ह मतलब ये आप वाकिफ है, बता दे रही हूं। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंस पद, या जैसे आप काक पद या त्रुटि बोधक चिन्ह के रूप में जानते हैं, उद्धरण चिन्ह, इकराह उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये पूछेगा। समझ में आई? यहाँ पर चीजें कैसे पूछेगा, समझ में आया था क्या? जैसे संधि समास आपसे पूछ लिया, महाधन इंद्र में संधि बताएं कौन सा है करके, तो महेंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद कर नाम लिखे। कहावतें, ढाक के 3 पात का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग, या सिंपल पूछ लेगा अर्थ बताओ, या बोल देगा नाच ना जाने आंगन टेढ़े का अर्थ बताओ। ये क्लियर हुआ? सब जगह बताते आ रही थी प्रश्न, तो यहां पर भी बता देती हूं। अगला आता है विराम चिन्ह के बाद में, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फिर से। शब्द शक्तियां, इसके अंतर्गत हम 3 मेनली शब्द शक्ति पढ़ेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। विलोम शब्द पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, पूर्ण विलोम शब्द किसे कहते हैं, अपूर्ण विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। तो फिर या फिर कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न होगा। ऐसे करके आपको विलोम शब्द पूछेगा, पता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में लिखो। वह स्त्री जिसका पति पुरानी स्त्री, मतलब पुरानी स्त्री नहीं बोलना चाहिए, पुरानी स्त्री को छोड़कर नई स्त्री के साथ रहता है और दोनों के साथ में मतलब अपने, उसने तलाक नहीं दिया। तो ऐसे करके मैं बड़े मजेदार तरीके से पति वाले जो हैं वो अलग से आपको रख लेती हूँ और वही बताती हूँ। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हैं? वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ा हो,
है ना, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे अपन कई सारे मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, तो वहां पर अभी भी पढ़ेंगे वही मजेदार तरीके से, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। तत्सम तद्भव शब्द पूछेंगे, तो जैसे मातृ का माता, पितृ का पिता, पिता का पितृ, ऐसे करके, ठीक है। कृष्ण का कृष्ण। पर्यायवाची शब्द, पूर्ण पर्यायवाची शब्द, पूर्ण पर्यायवाची शब्द, पूर्ण पूर्ण पर्यायवाची शब्द प्रकार के साथ में बहुत सारे, जैसे बिल्कुल इजी, पानी बराबर नीर बराबर, वारी बराबर जल बराबर, जीवन बराबर, ये तो एक शब्द के बहुत सारे शब्द। शब्द युग्म पढ़ेंगे, जैसे दो शब्दों के जोड़े आपको दे दिया, उदाहरण के लिए आपको दे दिया यहाँ पर अंक और अंक, या फिर आपको दे दिया यहाँ पर हंस और हंस, हंस, या फिर आपको यहाँ पर दे दिया शब्दों के जोड़े में, जैसे उदाहरण के लिए अस्त्र और शस्त्र। तो हम शब्द युग्म के बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, गुणार्थ क्या होते हैं, या फिर शब्द युग्म के जो पूरे प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तनी शोधन। वर्तनी शोधन वास्तव में वही है मानक शब्द। ये पूरा मैं आपको नियम से पढ़ाऊंगी कि कौन से शब्द की कौन सी वर्तनी सही है। उदाहरण के लिए आप कवित्री लिखते हो तो कवियित्री, ये सही है कि ये सही है, दोनों में से बताओ। तो आपको गलत वर्तनी दे देगा, आपको सही करके लिखना होगा, जिससे आप वाकिफ हैं। इसके अलावा वाक्य संरचना, ये नया पोर्शन जुड़ा, एवं प्रकार। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, या अर्थ के आधार पर या अन्य आधार पर वाक्य के प्रकार, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो ये सारे वाक्यों के प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद शब्दार्थ, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, आपको उसका अर्थ बताना है। वास्तव में ये शब्द युग्म में मैं आपको पढ़ाती ही थी पहले, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन को आपको ये पूछेगा, और इसके लिए आपको 10 प्रश्न पूछेगा, हर प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 20 नंबर का आपका ये प्रश्न होगा। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका काय का होगा, प्रारंभिक व्याकरण का। क्या 5 के अंदर 5.2 5.1 है? नहीं, डायरेक्ट प्रश्न होगा। मे बी पॉसिबल ये बॉक्स फॉर्मेट में हो जाए, जैसे पहले दूसरा प्रश्न हुआ करता था, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बता सकते। याद आ रहा है बॉक्स फॉर्मेट मतलब आपको एक बॉक्स दे दिया हो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बोले ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिखो। लेकिन अभी हमारे पास में ना इसने आंसर कॉपी दी है, ना ही प्रश्न पूछा है, अंक बस निर्धारित है, 2 अंकों के होंगे। तो मैं यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी कि ये बॉक्स फॉर्मेट में पूछेगा। क्यों नहीं करूंगी, मेरे को भी नहीं पता भैया, आयोग है वो पेपर कैसा बनाएगा। लेकिन मे बी पॉसिबल, अगर वो पूर्व पेपर को थोड़ा बहुत अपने जहन में रखता है या उसके अकॉर्डिंगली प्रश्न पत्र बनाता है, तो मे बी पॉसिबल यहाँ पर ये 2 अंकों के लिए बॉक्स फॉर्मेट अपना सकता है। नहीं अपनाया तो आपको नीचे वो लाइन देगा, आपको लिखना होगा। प्रारंभिक व्याकरण के अंदर जो भी सब टॉपिक हैं उसके 10 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो टोटल 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। क्या पूरे में से पूरे नंबर यहाँ तक के प्रश्नों में लिए जा सकते हैं? 100%, ठीक है। अब अगला बोलता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम आपसे पल्लवन का पूछेंगे। यहाँ पर देखिए संक्षेपण हटा दिया गया है, केवल एक ही प्रश्न है, पल्लवन। रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन करें। याद रखना आपको एक पंक्ति दे देगा यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए पिछले बार बोला था, आ गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अदमाई। या फिर प्रश्न आ गया, असफलता सफलता की कुंजी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक पंक्ति दे देगा, या आपको बोल रहा है एक पूरा सेंटेंस दे दिया और उसके अंदर कोई मतलब पैरा दे दिया, उसके अंदर कोई लाइन को अंडरलाइन कर दिया और बोला कि इसका पल्लवन करो। कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का। वेटेज घटा दिया, पहले पल्लवन 10 नंबर का आ रहा था, अब 5 नंबर का कर दिया। ये यहाँ पर आपको अच्छा बात हो गई, क्योंकि पिछले बार आप क्या करते थे, पल्लवन के लिए रोते थे, यार पल्लवन कैसे होगा, पल्लवन कैसे होगा, पल्लवन कैसे होगा। अब
5 नंबर का हो गया तो थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, तो अब 5 नंबर का हुआ है तो हम 5 नंबर के अकॉर्डिंगली इसकी वर्ड लिमिट रखेंगे, क्योंकि इसने वर्ड लिमिट ऐसी नहीं दी है। अब कैसे क्या करोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आएगा क्या, पल्लवन। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि अथवा मिलेगा। अभी तक मुझे लगता है कि कोई अथवा नहीं देगा। इसमें मुझे लग रहा है, अभी मैं कमिटमेंट नहीं कर रही हूं, लेकिन मुझे लग रहा है अथवा देगा, क्योंकि हर बार जब भी पल्लवन रहता है अथवा देता है। तो कोई एक पल्लवन आप कर लो। ठीक है, तो 5 × 1 5 नंबर का आपका पल्लवन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका काय का होगा, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा बोली। ये नया टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, नया जुड़ा। ठीक है, लेकिन बोली में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि हम आपसे केवल 4 बोली पूछेंगे, मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली। हर एक बोली से 3-3 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, हर एक बोली 3-3 नंबर की आएगी। अब प्रश्न कैसे बन सकता है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन तो भी मैं अपने अनुभव से थोड़ा बहुत बताती हूँ कि आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे निमाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप निमाड़ बता दोगे, लेकिन मुझे लगता है कि निमाड़ी बोली के किन्हीं 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए, या ये बोली किस अपभ्रंश से आई है, किस भाषा के अंतर्गत आती है, मालवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? या यहाँ पर अगर कोई प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं होंगी इन बोली की, इस बोली के कोई व्यक्तित्व होंगे, साहित्यकार होंगे, तो वो भी आपको इनडायरेक्टली पढ़ना होगा। या ये कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर की हर एक बोली आएगी। देखो नंबर का डिवाइडेशन बड़ा ऊटपटांग है, 12 अंकों का आएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो आएगा वो काय का आएगा, बोलियों का। बहुत नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 बोलियां। कितनी बोली हैं, 4। ठीक है, हर एक बोली से 3-3 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं यहां पर 12 अंक। और हर बार की तरह इस बार भी, या पुराने प्रश्न पत्र के अनुसार इस बार भी हिंदी में केवल 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए काय का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछेगा, लास्ट आपका होगा अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश में भी मुझे लगता है आपको अथवा मिलेगा, और ये 18 अंकों का पूछा जाएगा। अब ये नंबर का डिवाइडेशन कैसे करेगा ये देखेंगे। 5 प्रश्न पूछेगा, कितने प्रश्न पूछता है, ठीक है, या 6 प्रश्न पूछेगा तो आपको बढ़िया से डिवाइडेशन मिल जाएगा सम डिजिट में, या देखते हैं कि कैसे क्या पूछेगा वहीं पर। ठीक है, तो 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका होगा किसका, अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश में प्रश्न कैसे आएंगे, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अथवा में आपको गद्यांश देगा, और दोनों में से जो भी गद्यांश आपको बनता है आपको उस गद्यांश को पढ़ना होगा और उसके उत्तर देने होंगे। तो इस प्रकार पूरे सिलेबस को हमने डिकोड करा और बहुत अच्छे से समझा कि हिंदी में केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 आएंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझो स्ट्रेटजी जो आप बात करते हो, आप किसी भी कंडीशन में, बोली में तो आप नंबर मुझे लगता है ले सकते हो, ये वाले पोर्शन में केवल पूरी हिंदी में। अब देखना हिंदी यहाँ पर बन गई है मैथ्स, हिंदी बन गई है मैथ्स, बिल्कुल सही बोला। अब और ज्यादा नंबर आप ले सकते हो, अब हिंदी का वेटेज और बढ़ गया है और सरल हो गया है अन्य सब्जेक्ट्स से हिंदी को पढ़ना, बशर्ते आप अच्छे से किसी अच्छे मेंटोर से पढ़िए, अच्छे से हिंदी को समझिए, आंसर राइटिंग अच्छी करिए और फुल में से फुल नंबर लेकर आइए, क्योंकि इस बार बेटा चैलेंज ज्यादा है। ये सब्जेक्ट नंबर ज्यादा दे रहा है कम मेहनत में, और याद रखना आप पेपर 1, 2, 3 का सिलेबस इतना लेंदी कर दिया है कि वहां आपको नानी याद आ जाएगी सिलेबस कंप्लीट करते करते। सेकंड पेपर सेकंड पार्ट में पूरी सोशियोलॉजी में नई चीज जुड़ी है, ढूंढते रह जाओगे उसको, आपका मास्टर भी ढूंढ रहा है अभी तक और आगे भी लगेगा। लेकिन ये प्री डिफाइन है, केवल अपठित गद्यांश और पल्लवन ऐसे 2 पोर्शन है जहां पर नंबर कटने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज
पूरा ऐसा पोर्शन है, केवल आप 18 और 5 ये नंबर अलग कर दो, पूरे हिंदी के किसी भी पोर्शन में मुझे नहीं लगता कि नंबर कटेंगे। आप में अगर गट्स है, आपने सही से आंसर राइटिंग करी है, तो इस बार जो मैं बोलती थी 150 पार, अब मैं ईमानदारी से बोलती हूं कि आप 160 170 पार कर सकते हैं। ये इतना अच्छा सिलेबस है, इतना अच्छा सिलेबस है, सीरियसली बोल रही हूं, है ना। तो आप सिलेबस को समझें। अब मैंने आपसे ये बोला था कि क्विकली मैं रिवाइज करवाऊंगी, उंगलियों पे सिलेबस याद होना चाहिए। एक बार क्विकली देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो संपूर्ण व्याकरण के होंगे। मेरे साथ रिवाइज करो। इसमें 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। जैसे रस किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, सोरठा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर सोरठा और दोहा में अंतर ये होता है, कहाँ 11 13 13 11 मात्रा होती है, कौन क्या होता है, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर होगा रस और छंद का सेपरेट। 2.1 में केवल रस के प्रश्न मुझे लगता है बनाएगा, 5 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का। 2.2 में छंद के प्रश्न लगता है बनाएगा, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा, केवल 3 ही पूछेगा छंद में, दोहा, सोरठा और चौपाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पोर्शन पूछेगा। 3.1 में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, 3.2 में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, और यहां पर 3.2 में आपको 10 शब्द पूछेगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, 5-5। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे संधि और समास 2-2 अंकों के 5 प्रश्न पूछेगा। 4.1 में 4.2 अकेला मुहावरे का आएगा, 5 लोकोक्ति मुहावरे कहावतें आपसे अर्थ पूछेगा, हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, टोटल मिलाकर 20 नंबर का आता है। यहां तक अगेन बात करूंगी, फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 प्रारंभिक व्याकरण का होगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न के 2 अंक होंगे, 20 में से 20 नंबर लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पल्लवन का होगा, पल्लवन का वेटेज कम हो गया है, मुझे लगता है इस प्रश्न में अथवा आपको मिलना चाहिए, ठीक है, और आपको कोई एक पल्लवन यहाँ पर करना होगा, अथवा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने भी पेपर नहीं देखा है, ठीक है। और आप यहाँ पर इस प्रश्न को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिल सकते। हाँ, बिल्कुल सही, कोई बड़ी बात नहीं करूंगी, नहीं मिलेंगे। अगर आपका मास्टर भी लिख कर आएगा तो भी नहीं लिखेगा, खुद एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वही अगर एस्पिरेंट के रूप में बैठ जाए और लिखेगा तो भी नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, बस मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करना है। बोलियां मिल सकते हैं, क्योंकि हम एसआई में या फिर दूसरे एग्जाम में जो बोलियों के प्रश्न पढ़ते थे, अगर वैसे ही आते हैं तो मिल सकते हैं, अदरवाइज चाहो तो थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उसमें नंबर फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। अपठित गद्यांश मैं बोल रही हूं मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, क्योंकि पहले अपठित गद्यांश में फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलते हैं और फ्री के नंबर हैं, तो मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है केवल एक ही पोर्शन है जहां पर नंबर कटने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आप 5 नंबर छोड़ दो, बाकी 195 नंबर का जो पेपर है उसमें से पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। आप और नंबर कटवा लो तो मैं यहां पर ये बोलूंगी कि आप 180 तक भी टच कर सकते हो, बशर्ते आपने अशुद्धि ना लिखी हो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपने काटापिटी ना करी हो और आपकी राइटिंग अच्छी हो मोती जैसे, तो आप यहां पर 180 टच कर सकते हो, बिल्कुल 1 यूनिट की मेहनत में। और मैं बार बार कहती हूं, अब इस बार और ज्यादा कहूंगी कि 4, 5, 6 में कमांड कस लो, अकेला 4, 5, 6 आपको उतने नंबर दे देगा जो एक पेपर का एक पोर्शन नहीं देगा। अब इस बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 4 जो है वो 300 नंबर का हो गया है 200 की जगह, तो और वेटेज बढ़ गया है, आपका 600 नंबर कवर करेगा। हिंदी का और वेटेज बढ़ गया है क्योंकि अब ये ज्यादा नंबर दिलाएगी। निबंध का वेटेज बढ़ गया है क्योंकि ये 50 टॉपिक पर निबंध पूछेगा। लेटर राइटिंग का वेटेज बढ़ गया है क्योंकि लेटर राइटिंग के अब अलग अलग जो प्रश्न और आएंगे। पेपर 6 में 4 प्रश्न आएंगे, पहले 3 आते थे। तो खैर पेपर 6 की बात
पेपर 4 की बात हम अलग से सिलेबस डिस्कशन में करेंगे या सेकंड पेपर सेकंड पार्ट की बात अलग से करेंगे। और इस बार मैंने ये कोशिश करी है कि जो मेरे निबंध के टॉपिक हैं वो टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको पहले से जो हमारे सिलेबस में है, या जो मेरे और भी टॉपिक हैं अगर मैं हिंदी सबसे पहले कंप्लीट कराऊंगी जो है, उसके बाद हम वो सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे जो ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ मैं करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने जो ये सिलेबस का डिकोडेशन पढ़ा या हमने डिकोड किया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बैक टू बैक आपकी क्लासेस लगती जाएंगी। तो हमारा कल का जो लेक्चर होगा वो रस के साथ में स्टार्ट होगा, या वर्णमाला वाला जो टॉपिक है उसको हमने पढ़ लिया है तो हम रस के साथ में या एक के बाद एक अपने पूरे सिलेबस को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। बस मैं आपको यही कहूंगी कि अपने अंदर उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखो। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचो और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस सिलेबस को डिकोड कर सही और सटीक रणनीति के साथ में लग जाओ। अपने टीचर्स का चयन, अपने सब्जेक्ट का चयन जल्दी जल्दी कर लो कि कौन सा टीचर कहाँ से कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है। बस यही कहूँगी और मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ में। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई और टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करो। रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे आपको जो लाइव क्लास मिलती है उसमें आप मुझसे डाउट पूछो। मैं लाइव आती हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत जा रही है बेटा लाइव क्लास में, ठीक है, या आपको एप्लीकेशन की कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी प्रश्न है, तो जो मैं एप्लीकेशन पे लाइव क्लास देती हूँ, आपके पास नंबर भी है एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए। मैं बार बार बोलती हूँ एप्लीकेशन वाला बच्चा नंबर आपके पास में है, आप मुझसे पर्सनल अपनी राइटिंग सुधरवा सकते हो, अपनी अशुद्धि पर या जो भी आपको चीज़ें लग रही हैं आप अपने आंसर को भी चेक करवा सकते हो। आपने चूंकि कोर्स ज्वाइन किया है, आप ये जो लेक्चर देख रहे हो एप्लीकेशन का लेक्चर है, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, बिल्कुल पूछो, मैं आपके साथ हूँ आपकी राइटिंग सुधरवाने में, आपकी अशुद्धि सुधरवाने में। गॉट इट? ठीक है, अगर नहीं ऐसा लाइव क्लास में पूछ पाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो। वैसे तो मैंने आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करी, आप मुझसे लाइव क्लास में पूछो। जब भी मैं लाइव आती हूँ आप लाइव आओ, मुझसे पूछो कि मैडम ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, अपने उस टॉपिक को नोट करके रख लो। और जो जब भी मैं सैटरडे लाइव आती हूँ उसमें पूछो और बस अच्छे से तैयारी करो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।